नाज़रीन, 2 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बरसरे इक्तदार आई तो तब्दीली के नारे थे। आज ये सूरत हाल है कि तमाम चैनल्स के ऊपर जितने टॉक शोज थे सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात को कवर किया गया कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। तो हुकूमत पर तनकीद करने के 2 तरीके होते हैं, खासतौर पर एक मीडिया आउटलेट के लिए एक ऑब्जेक्टिव तरीका होता है और एक सब्जेक्टिव तरीका होता है। सब्जेक्टिव तरीके से ऑपोजिशन तनकीद करती है और ऑब्जेक्टिव तरीके से मीडिया आउटलेट तनकीद करता है। अब ऑब्जेक्टिविटी यह है कि 2 साल पहले जो आटा 45 रुपए किलो था अब 35 रुपए है, लेकिन आधा किलो। 2 साल पहले जो चीनी 55 रुपए किलो थी अब 50 रुपए है, लेकिन आधा किलो। 2 साल पहले जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो 5.68% थी, अब -0.45% है। हुकूमत जब पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान करती है तो वो पेट्रोल गायब हो जाता है, और जब उसकी कीमत में इजाफा किया जाता है तो पेट्रोल उसी वक्त बिकना शुरू हो जाता है। सिर्फ अद्वियात की कीमतों में 11 मरतबा इजाफा किया गया, बिजली की कीमतों में 9 मरतबा इजाफा किया गया, गैस की कीमतों में 6 मरतबा इजाफा किया गया। और उसके अलावा जो वजीर आजम इमरान खान का यह कहना था कि उनका कोई गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा बल्कि उसे बैतुल हिकमत बनाया जाएगा, उसे यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरह, यह वादा भी वफा नहीं हो सका। 50 लाख घर किधर हैं, 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं? जो लोग नौकरियों पर थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, और जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनके साबिक एम्प्लॉयर्स उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, जिस पर वो खामोश हैं और कुछ करने के काबिल नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद इकबाल साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करती हैं। अमजद इकबाल साहब, ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी पर, आप समझते हैं कि किसी हद तक दुरुस्त है या गलत है? ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है, और आपने अपने इब्तदाइये में अपने इंट्रो में जो चीज़ें बयान की हैं वो हकीकत हैं, और ऐसी हकीकत हैं जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। इसको किसी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ना भी पड़े तो वो सामने नजर आती है। आम आदमी का क्या मसला होता है, रोजी रोटी होता है ना, रोजी रोटी, हम 2 चीज़ें अब लफ्ज़ जोड़ के कहते हैं ये, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं अवेलेबल तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत अपने जो उसके जो टारगेट्स थे वो अचीव करने में नाकाम है। मैं जहाँ तक समझता हूँ पीटीआई की हुकूमत में आने से पहले और आने के बाद उनके 3 बेसिक पॉइंट्स थे। एक था कि जी हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, जिसको आप एहतसाब कह सकते हैं। दूसरी चीज़ थी गुड गवर्नेंस, वो भी आपके सामने, और तीसरी चीज थी मजबूत मईशत। ये 3 पॉइंट्स है, और बाकी सारी चीजें इन 3 के इर्द गिर्द घूमती हैं, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, दालें हो, चाहे पेट्रोल हो या रोजगार हो, सारी चीजें इसी के गिर्द घूमती है। हम देखते हैं कि इन तीनों चीजों में लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए आज अपोजिशन, जिस तरह से आपने कहा कि वो ये वावेला करती है कि जी कि हमारे जनाब ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गैर जानबदारी से आप जायजा लें तो हमें कुछ लूटी हुई दौलत वापसी, अगर ये फिक्रा अगर हम इसको सामने रख के बात करें तो हमें एक पाई भी उस तरह की नजर नहीं आती कि जिसकी ये निशानदेही होती थी कि उनमें से क्या वापस। उल्टा सरकार के करोड़ों रुपए लग रहे हैं। जी लग रहे हैं। और दूसरी बात गुड गवर्नेंस के हवाले से आपके सामने इस वक्त जो कबीना की सूरत हाल है, हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक वाकया के ऊपर बात भी हल्की सी कर रहे थे कि आपस में वज़रा की जिस तरह से चपकलश है, जिस तरह से नाफ इत्तफाकी है, जिस तरह से अफरा तफरी हमें नजर आती है, वो अजीब सी एक सूरत हाल को पैदा करती है। हम देखते हैं पंजाब के वज़ीर आला को देखते हैं, वो नैब में पेश हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी बात है कि वो चल पड़ी है वहां पर मेट्रो बस, लेकिन उसके ऊपर सवालिया आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना ये चाह रहा हूँ, जो मजबूत मईशत का आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी कि ये 5.4 थी, 5.6 थी या 7 थी, जो भी वो कहते हैं, वो -4.5 पे चली गई है। तो ये मजबूत मईशत ये। अच्छा राहिला खादिम हुसैन, आप क्या समझती हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही क्या ठीक कहते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया वैस। पहले तो मैं बात करूंगी कि अभी ये एक आप तब्दीली की बात कर रहे थे 2 साल कारकर्दगी के, यकीनन ये नारा लगाकर आए थे एहतसाब करने का। एहतसाब तो सिर्फ पोजीशन का होता रहा, ये तो सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए अपने लोगों के नाम नहाज के चलते इन्होंने केसेस सामने ले आते हैं। एहतसाब के नाम पर इन्होंने जितना बड़ा ढोंग रचाया अवाम के साथ,
और पाकिस्तान के साथ जो मजाक किया उसकी भी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज तक कोई ऐसा रेफरेंस नहीं अपोजिशन किसी भी मेंबर के ऊपर भी साबित नहीं कर सके, रेफरेंस दायर नहीं कर सके, साबित करना तो बहुत दूर की बात है। तो लिहाजा इंतखाब के नाम का नारा लगाकर ये तब्दीली सरकार जिस तरह आई, 2 साल इनकी कारकर्दगी आप उठा के देखें तो आपको नजर IMF से हम कर्जा नहीं लेंगे, ले लिया। आप पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, पेट्रोल महंगा कर दिया। आप बिजली महंगी नहीं करेंगे, आपने कर दी। आटा आप फराहम करेंगे, आटा महंगा हो गया। मैं किस चीज की यहाँ पर बात करूँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरह इन्होंने 5.9 से अच्छा राइदा सर यहाँ पर रुकिएगा, हम ऐसा करते हैं कि जमशेद चीमा साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। जमशेद साहब बहुत ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट को इस 1 घंटे के टॉक शो में डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। 860 रुपए कंट्रोल रेट है 20 किलो आटे का, जो 805 रुपए से बढ़ाया गया, 55 रुपए बढ़ाया गया। लेकिन इस वक्त मैंने आने से पहले चेक किया 1280 रुपए का मिल रहा है बाजार में आटा, जहां पर मिल रहा है। हुकूमती रेट कहां है चीमा साहब? देखें, अगर वाकई 1280 रुपए का मिल रहा है, इससे बड़ा झूठ इस चैनल पे बैठ के मैं कह रहा हूं कि नहीं है। आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। बिल्कुल मेरे साथ चलें उठ के। जी जी, मैं आपको दुकान पे ले जाता हूं। 860 रुपए पे आटा ना मिले, जो चोर की सजा मेरी सजा, और अगर मिले तो आप सिर्फ माजरत कर लेना, ठीक है। 856 रुपए आटा मिल रहा है, 856 रुपए आटा मिल रहा है। जहां से जितना चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, 2 ट्रक चाहिए, 1 बैग चाहिए, 2 चाहिए, फटे हुए कपड़े वाला भेज दें, टाई वाला भेज दें। अमजद इकबाल साहब मिल रहा है 800? जी मिलेगा, जी मिलेगा। अमजद इकबाल साहब, सर मैं तो झूठ बोल रहा हूं ना। अमजद इकबाल साहब तो आपकी तरह मेहमान है। मैं कह रहा हूं जी अमजद साहब, यार 1 मिनट मुझे बात कर लेना, बात कर लेना ना आप, मुझे वो बात कर लेना ना। मैं कह रहा हूं कि ये मतलब आपको जिम्मेदारी से बात करें। कहीं चक्की का आटा हो, चक्की के आटे के नाम पे यहाँ कई कुछ होता है, देसी घी के नाम पे कई कुछ होता है। ये किसी फ्लोर मिल का आटा, किसी फ्लोर मिल का आटा आपको पंजाब में 856 रुपए ना मिले, हम उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं समझता इसको कंक्लूड होना चाहिए, और थोड़ी सी जिम्मेदारी से साफत करें, थोड़ी सी प्लीज, थोड़ी सी जिम्मेदारी जर्नलिज्म करें। ये तरीका नहीं है। आपके 100 इतराज ठीक हो सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस किसी जगह वीक हो सकती है, कहीं किसी जगह दरमियानी हो सकती है, किसी जगह बुरी हो सकती है, किसी जगह अच्छी भी हो सकती है, लेकिन आप इतनी लूज बाल ना दें कि जिसमें पकड़े जाए। यहां से उठेंगे, यहां 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किसी रेडियस पे लाहौर में चले जाएं, 856 रुपए अगर आटा मिल रहा है, तो फिर आपके चैनल के पल्ले क्या रहता है, फिर साफत के पल्ले क्या रहता है, फिर जिम्मेदारी कहां गई? सो यहां पे सबसे पहले मैं समझता हूं आटे से कंक्लूड करें, उससे पहले बाद में आगे चलते हैं कि 2 साल परफॉर्मेंस है। मतलब आप अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ क्यों खेलते हैं? ये काम ना आपको लगता है कि जो 1280 रुपए का लोग आटा फरोख्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? ये बोलने वाला मतलब ये इतना बड़ा झूठ है जिसका नहीं, ये झूठ है। ये मैंने ये है ही नहीं बोला है, ये है ही नहीं भाई, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। सर अगर इस तरह बैठकर सरेआम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं चीमा साहब। मैं यही कह रहा हूं कि किसी को ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम ही नहीं है ये कोई नेकी का काम ही नहीं है। ये अपनी इज्जत नहीं बचती बंदे की, ये अपनी इज्जत नहीं बंदे की बचती, अपनी अदारे की इज्जत को रखना चाहिए। मुझे करेक्ट कर दें, 1280 और अपनी इज्जत, अपने अदारे की इज्जत को रखना चाहिए। देखिए इसके ऊपर ये जो बात चीमा साहब कर रहे हैं वो मैं कहता हूँ किसी हद तक ये भी दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पर मैं नहीं कहता। उसकी वजह ये है कि ये अगर ये दुरुस्त होती बात, मुकम्मल तौर पर 860 रुपए अवेलेबल होता, तो ये कभी भी फ्लोर मिलों के खिलाफ एक्शन ना होता, जो कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा, सिर्फ इसी वजह से लिया गया ना। नहीं, बात यह कि मुश्किल होगा, जो भी इससे ज्यादा बेचेगा हम उसको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी है हमारी, वो चलते रहना है सर, वो चलते रहना है, वो चलते रहना है, क्योंकि गिरफ्तार करेंगे जो बंदा इसे करेगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे गंदम दे रही है, सर एक मिनट, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे गंदम दे रही है, उससे कोई महंगा बेचेगा तो उसको जेल जाना चाहिए। यही बात ठीक है। असल में। और यहाँ पे 856 रुपए सर आटा मिल रहा है। यहाँ पे आप अगर चक्की आटे के नाम पे, फाइन आटे के नाम पे, मैदे के नाम पे बात करें, वो डिफरेंट बात है। मैदा डिफरेंट चीज है, फाइन आटा डिफरेंट चीज है, कोई देसी के नाम पे कोई चीज महंगी ले ले उसके ऊपर डिफरेंट चीज है। मेन यहाँ पे आप कह ले जितनी जरूरत है लाहौर के 12.5 मिलियन लोगों को, उतना आटा हर रोज मिलता है। ठीक है, वो 856 रुपए बिकता है। इससे अगर आगे पीछे हो, जो चोर के साथ मेरे साथ, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आप यहां बैठ के बात कर लेते हैं ना। अगर जो चोर के साथ यहां बैठ के मैं कह रहा हूं आटे की आप बात कर रहे हैं, वो आटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर मैदा नहीं है, उसके अंदर सूजी नहीं है, वो आटा नहीं है। सर मैं बोल रहा हूं चैनल पे, जितना आप रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, यहां जोड़ के जाते हैं ना। अगर नहीं मिलता, जो चोर के साथ मेरे साथ, और अगर मिलता है, और अगर 1280 रुपए का मैं आपको लेकर दूं कि ये 20 रुपए का 20 किलो का थैला इस दुकान से 1280 का मिल रहा है, तो
वो आपकी अपनी होगी। नहीं, मेरी अपनी दुकान नहीं है। फिर चीमा साहब, अच्छा, मैं दुकान का अगर वो ये बड़ा गिरफ्तार ना हो, आपको अगर वो अभी क्यों बेच रहा गिरफ्तार ना है, हो, वो अभी क्यों बेच रहा है, उसमें इतनी हिम्मत कैसे नहीं है ना, 1280 रुपए है ही नहीं, आपकी बात ही गलत है, बात ही गलत है। अगर 856 रुपए का मिलता है इस तरह तो 1200 रुपए क्यों आप डिनाई कर दे। आपका चीनी का कंट्रोल रेट कितना है? कंट्रोल रेट कितना है आपका चीनी? मैं चीनी की बात अभी मान रहा हूं ना, मैं उससे देखिए, मिसाल से बात साबित वो करूंगा है, आपको। नहीं बात चीनी का चीनी कंट्रोल की रेट बात आपका मैं कितना आपकी है? मान रहा हूं, आटे की बात यहां बात हो रही है चीनी आटे पर की। आपका कंट्रोल नहीं है, आटे पे आपका कंट्रोल। कंट्रोल की बात ही नहीं है। मैं चलिए, आमिर हसन साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आटा हमारे यहाँ सक्सेस है, ठीक है। सक्सेस को आप इस तरह बात करें, ये इसीलिए इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सेस में है। नहीं, आटे का 856 रुपए रेट रखना कामयाबी है। अब रखा है तो उसकी शाबाश दे दें, चाहे उसकी आप उसमें नहीं, 856 रुपए नहीं मिल रहा है। आमिर साहब नहीं, सॉरी चीमा साहब नहीं मिल रहा है। आमिर हसन साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इस पे ये किया जा सकता है, कल एक रोड शो करवा दें जी, हम बाकायदा रिपोर्ट के साथ। आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आमिर हसन साहब, 2 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस आप किस तरह इवैल्यूएट करते हैं? आमिर हसन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? राहिला खादिम हुसैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सारी गुफ्तगू आप सुन रही हैं। चीमा साहब का ये कहना है कि 860 रुपए से भी कम 856 रुपए में आटा दस्तयाब है। आप समझती हैं कि अवाम के मसाइल में कमी हुई है पिछले 2 साल में, खासतौर पर अशिया खुरनोश के हवाले से? राहिला, देखिए अवैस, यहाँ मेरे भाई आटे की कीमतों में फंस के रह गए। मैं यहाँ पे एक बात ये कहती हूँ कि अगर ये मेरे भाई हैं, खुशामद करने में इतना आगे निकल गए कि अगर ये कहेंगे कि ये गोबर को गाजर का हलवा समझ लो, तो हम समझ नहीं सकते ना। आप बार बार बहस कर रहे हैं। आप कभी का किस बात का प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते रहे, कभी आटा नहीं मिलता, कभी आपको चीनी आपकी महंगी मिल रही है, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, उनको माफिया का नाम दे देकर और ये वक्त गुजारते रहे। अगर ये सब कुछ चीजें अवेलेबल थी तो वजीर आजम नोटिस किस बात का लेते रहे? तो मेरा भाई खुशामद करना, यही बात अमजद इकबाल साहब ने लिखी। जी जी जी, राहिला, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रही हूँ नोटिस लेते किस बात पर? अगर यही बात आप कर रहे हैं तो उन माफिया के अंदर तो इनके चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो खुद शामिल रहे। इमरान खान साहब की राइट लेफ्ट बैठने वाले लोग थे जिनको इन्होंने अभी लंदन फरार करवा दिया, वो लोग शामिल थे। और ये बात ये कर रही है यहाँ बैठकर आटा प्लांट जगह से मिल रहा है, आटा प्लांट जगह। भाई मेरे, आपकी रेट गवर्नमेंट की कहीं कायम नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर ने बाहर निकल कर छोड़ के देखा कि जब लाहौर के अंदर सफाई नहीं है, इसलिए कि सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, मीडिया ने आवाज उठाई, अपोजिशन ने बार बार हाउस के अंदर क्वेश्चन किए कि आपकी जो गुड गवर्नेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और यहाँ बैठ के आप खुशामद करने में इतना आगे निकल जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि चांद। ठीक है, एग्जैक्टली। मैं जरा अमजद इकबाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जरा राहिला यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 3 बार लफ्ज खुशामद का इस्तेमाल किया। देखिए, बहुत सारे लोग खुशामद करके एमपी बन गए, छोड़ दे इस बात को, मुनासिब नहीं है। जाती हमला ना करें, जाती हमला जाती कर रही है ना, जाती हमला ना, जाती कर रही है, गलत कर रही है तो आप जाती कर रही है। नहीं, मैं गलत कर रही है तो आप क्यों नहीं करूंगा? मैं मुझे जाती हमला का चला जाए ऐसा अमजद इकबाल साहब हमारा हमला का चला जाए था नहीं होता ना। चलें, मुझे बताया जा रहा है कि आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आमिर हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आमिर साहब, बताइएगा कि पिछले 2 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को आप ऑब्जेक्टिवली अगर इवैल्यूएट करना चाहें, कैसे करेंगे? देखिए, अगर तो आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने व्हाइट पेपर जारी किया है कि 2 साल परफॉर्मेंस में, और उससे हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की है, लेकिन जाहिर है आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा। मैं सिर्फ छोटी छोटी चंद बातें करता हूँ आम लोगों के समझने की और समझाने की। और कोई शख्स था जो कहता था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन आज उसकी हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली हुकूमत है। कोई कहता था कि करप्शन से बुरी चीज नहीं है, आज उसकी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है। कोई कहता था कि मैं 18 से ज्यादा वजीर नहीं रखूंगा, आज गैर मुंतखब लोग जो हुकूमत चला रहे हैं, मावनीन खसूसी जो मुंतखब लोग नहीं है, वो 18 से ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये कहता था कि मेरे पास कॉम्पिटेंट टीम है और हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। मुझे कोई एक बता दे, क्या पुलिस में रिफॉर्म्स हो गई, क्या एफपीआर में रिफॉर्म्स हो गई? इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत देनी थी, पासपोर्ट तो छोड़े, इन्होंने हमारी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया।
इन्होंने पूरी दुनिया में उसका दाखिला बंद करवा दिया। पासपोर्ट तो हमारी जेबों में रह गए ना, तब तो हमारी एयरलाइन नहीं, जहाज नहीं जा सकता बाहर के मुल्क, पासपोर्ट क्या जाएगा। कोई कहता था कि मैं करप्शन बंद करूंगा और ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, अगर मुल्क में करप्शन बंद हो गई तो आपके कमीशन ने किसके बारे में बताया कि चीनी में तो 300 अरब कहा गया, तेल में कोई 400। लेकिन आमिर हसन साहब, ये सारी बातें अगर ठीक भी हों तो आप लोग जिन लोगों पर तनकीद करते हैं, तो सेनेटर रहमान मलिक उनसे मुलाकात क्यों करते हैं? देखिए, वो तो आप कर रहे हैं सिलेक्टर की बात। अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, फौज का जो रोल होगा अगर सियासी मामले पे, उस पर हम जरूर तनकीद करें, लेकिन वो हमारी फौज है, उससे हम मिलेंगे तो सही। अगर रहमान मलिक साहब इसके डिफेंस कमेटी के चेयरमैन है सेनेट की, तो वो तो मिलेंगे, बात तो होगी हमारी फौज की। तो यानी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध में अपने इक्तदार बचाने की कोशिशें नहीं कर रही? नहीं, कोई हमें ना तो इक्तदार किसी ने दिया है, हमें इक्तदार अवाम ने दिया है। हम लेकिन अमजद इकबाल साहब, आप समझते हैं कि पिछले दिनों जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें पीपल्स पार्टी हमें विफाक की जानिब से बैकफुट पर नजर आती है? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये जो बैकफुट जिसको आप कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ये तमाम सियासी जमातों के अंदर डायलॉग जारी रहना चाहिए और यही एक रास्ता, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे की इस्लाह होनी चाहिए और तनकीद होनी चाहिए बराए इस्लाह। हम बात यह है कि जैसे जब हम बात करते हैं, फर्ज करें आटे की आटा महंगा है, फर्ज करें चीमा साहब गुस्से में आते हैं कि नहीं महंगा नहीं सस्ता, मैं कहता हूँ जी इसकी इस्लाह ये हो सकती है कि जहां पे महंगा हम उसको सस्ता करेंगे। कंट्रोल रेट हुकूमत सब्सिडी दे रही है, वो मेरे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, तो वो कीमत उसकी कम होनी चाहिए। क्यों? अगर कोई महंगा बेच रहा है तो उसको हमें तस्लीम भी कर लेना चाहिए। इसी तरह से जब अगर दो पार्टियां बैठती हैं, कराची का एक बहुत बड़ा मसला है, अगर वो तीन पार्टियां वहां पे तीनों और चौथी वहां पे चौथा स्टेक होल्डर आप जानते हैं बहुत बड़ा वो भी है, और वो चारों बैठ के अगर कराची का मसला हल करना चाहते हैं तो उसको हम क्यों कहते हैं कि कोई पार्टी बैकफुट पे चली गई या किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन उससे अगर वो कंप्रोमाइज होता तो अगले दिन जिस तरह से बिलावल ने गुफ्तगू की, जिस तरह से मुराद अली शाह ने जो गुफ्तगू की, तो फिर ये गुफ्तगू ना होती। अच्छा, आज भी वो गुफ्तगू वही हुई कि जिसके ऊपर कहा गया कि हम कोई पार्टी पुटी कोई उस तरह की नहीं है, कोई कमेटी बनी, कोई इसमें तजावीज है। अच्छा, जमशेद चीमा साहब, 2 साल हो गए, वजीर आजम हाउस, गवर्नर हाउसेस, यूनिवर्सिटीज नहीं बन पाए, क्यों? मैं समझता हूँ आपकी बात ठीक है। देखें, फ्रैंकली मैं दोबारा अमजद साहब से भी और आपसे भी एक बात करूँगा। मेरा आटे का बिजनेस भी है जी, ठीक है। 5300 रुपये रेट है मैदे का 80 किलो की बोरी का, 5400 रुपये रेट है फाइन आटे का 80 किलो की बोरी का, 856 रुपये रेट है 20 किलो की आटे की बोरी का जो आटा है, 1150 रुपये रेट है आपके छानबूरे का वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इस रेट पे जितना आपको चाहिए मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि देखें, हमारे अंदर कई वीकनेसेस हैं, हुकूमत के अंदर, हुकूमत कभी आइडियल नहीं होती, वीकनेसेस होती हैं। सो यहाँ बैठ के हमें ज़्यादा जो जेन्युइन है वो सुनी सुनी बात पे अगर कर देंगे तो बात गलत हो जाती है। सो आटे का मैं समझता हूँ यहाँ से उठ के जरूर पता करें आप। नहीं, मैं तो पता करके आया था, मैं दुकान तक अभी आपको ले जाऊंगा। लेकिन जो बात ये है कि आप लोगों की जो बकिया बात नहीं, आपको कहीं 10-20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए की बात, मैं आपको 1330 रुपए का नहीं है ना, नहीं है ना, ऐसे ना करें ना। आटे का मैं आपके कहने पर मान लेता हूं, मुझसे झूठ बोला जी। राहिला, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे बात है जी। थोड़ा सा आपने उस पर शायद तहकीक पूरी नहीं की। आपको किसी आटे का मतलब कोई भी आपने ले लिया, जिस तरह मैं बता रहा हूँ फाइन आटे का ये रेट है, ये रेट यही है, आपको जाके अभी जितना भी चाहिए मिल जाता है आपको। तो चीमा साहब, जो बकिया पीटीआई के वादे थे, जो देखें, जो बकिया पीटीआई की बात हो रही है, यहाँ आमिर साहब भी हैं, बाकी लोग भी, मतलब मैं समझता हूँ कि ये रेट जिस तरह पंजाब में है, ये रेट ना सिंध में है ना KPK में है, वहाँ अभी तक वो सक्सेस नहीं मिली, यहाँ पे ये सक्सेस मिली है। तो सक्सेस को उसी तरह करना चाहिए जिस तरह आप चीनी की बात कर रहे हैं। चीनी का रेट बड़ा है, इंटरनेशनल रेट चीनी का कम है, लिहाजा यहाँ पे जल्दी कंट्रोल होना चाहिए था। यहाँ भी कंट्रोल हो जाएगा लेकिन जल्दी हो जाना चाहिए था। बाकी जो बात आप कह रहे हैं, आपने सारी बात की। मैंने ये पूछा था, जो बकिया पीटीआई के बड़े बड़े दावे थे कि हम वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, GDP को मजबूत करेंगे। इसमें देखें, जो बेसिकली डायरेक्शन थी या जो टारगेट था उसकी तरफ जाना शुरू हो गए। इसमें आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इंपोर्ट आपकी कम हो गई है, आपके रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना शुरू हो गई, फॉरेन रेमिटेंस आपकी पिछले महीने 50% बढ़ी, इस महीने 36% बढ़ी है, लिहाजा आपके लिए जॉब्स बेहतर होना शुरू हो गई हैं। सो जो इशूज थे कोरोना, सर एक मिनट, इसमें यह था कि इस वक्त यूरोप में 6.4%
माइनस ग्रोथ है। पाकिस्तान का आप कह लें कि जो कोरोना की वजह से जो लॉस है वो मिनिमम लॉस हुआ है वर्ल्ड वाइड जो हिट आई है इकोनॉमी को वो मिनिमम आई है। बहुत बड़ी तनकीद के बावजूद हमने उस तरह लॉकडाउन नहीं किया। हम स्मार्ट लॉकडाउन का बड़ा जिक्र होता था, उस पर बड़ी तनकीद। इसी वजह से हमारी करेंसी अफगानिस्तान से भी कमजोर है। सर पहली कमजोर थी। अच्छा। वो पहली कमजोर थी। ये नहीं है कि मतलब आप कह रहे हो अभी कमजोर हुई है। ये हमने जो जब लिया था तो हमने 129 रुपए $1 लिया था। ये 122 रुपए पे लिया 128 है या 129 है जी। अब 122 नहीं था, 128 या 29, क्योंकि मुझे पूरी डेट बस याद है उसकी। सो जिस दिन आप कह लें कि मामला समझा है ना, मामला मजीद नीचे गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए तो मामला बेहतर होना शुरू हो जाएगा ना। कि आपकी रहीला आप क्या इनपुट देना चाह रही हैं सारी बात पे? देखिए अवैस, मैं तो मेरे भाई जो है बड़े प्यारे मेरे भाई हैं, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं 2 साल कारकर्दगी, तो वो आपको आटे में उलझा के रहते हैं। आप उनसे पूछते हैं मैं नहीं फंसा। 1330 रुपए का 1330 रुपए का मिल रहा है। कीमतें आटे की कीमतें आपको बता रहे हैं, जिससे वो अपने आप को पता नहीं मुतमईन करते रहते हैं। तो भाई मेरे, आप ये ग्रोथ की बात मत करें, आप ये GDP की बात मत करें। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोरोना आने से पहले गिरा चुके थे। आप ये बेवकूफ किसको बना सकते कि कोरोना की वजह से मामला आपके कोरोना आने से पहले 3.4% ग्रोथ थी। नहीं, अब बात वो भी 5.68 से कम थी ना। वो हमेशा इलेक्शन ईयर में हमेशा ज्यादा होती है, PhD पे ज्यादा खर्च होता है। जी राहिला, बात करने का मुझे भी मौका जी, प्लीज करें मेरी बहन। हाँ, बात करने का मुझे मौका दे। आप पर्सनल ना हो जाए करें भाई मेरे। देखिए इस तरह का बैड वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल तो ना करें। मैंने हाँ, इस तरह 3 बार आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे से ज्यादा खराब बंदा कौन है? हम तो बड़ी सीधी बात करते हैं। आवाम की तकलीफ की बात करेंगे। आपने दावा किया था, आपने वादा किया था 350 डैम बनाकर देंगे। आपने पिछले 5 साल केपी में एक डैम नहीं बनाया। 2 सालों में आप बताइए 1 रुपया नहीं रखा। उनका जो डैम फंड आपने रखा उसके अंदर से भी आपने पाकिस्तान को कहाँ से पैसे खर्च कर दी सताने के अंदर से। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये हुकूमत की इतनी नाअहली है, इतनी नालायकी है, जिसका सारा मलबा ये उठाकर अब ये कोरोना पे डालने की अगर कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये नामुमकिन बात है। अवाम बड़ी समझदार है, ये यहाँ बैठकर आटे में आपको मत उलझाएं। ये बताएं कि इनकी 2 साल कारकर्दगी के अंदर इन्होंने तालीम के ऊपर, इन्होंने ये एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखता है ना अगर मेरा भाई, तो बताएं उसके अंदर इन्होंने क्या। अच्छा रहीला, जरा यहाँ पर रुकिएगा। आमिर हसन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। आमिर हसन साहब, अक्सर ऐसा होता है कि नई हुकूमतें पुराने मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह करती हैं। पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान साहब जब दियामर भाषा डैम का मुआयना करने गए तो चूंकि उसका पहले कई मरतबा इफ्तिताह हो चुका है तो मुआयने की तख्ती लगा दी गई। जी ठीक है, किसी के मुकद्दरों में इफ्तिताह होता है और किसी के मुकद्दरों में मुआयना होता है। इन्हें मुआयना ही मुबारक हो। बात यह है कि आपने मुझे कहा उस वक्त फिर बात कर गई जल्दी। आपने मेरे से कहा था कि लॉजिकली आप ये कैसे करें। मैं अपना वर्ड्स नहीं यूज करता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा है उसमें है कि ये बैड सिलेक्शन है और ये इनकॉम्पिटेंट टेक्निक है। ये तो वादे हो गया, इनकी अदम कारकर्दगी ही सवालिया निशान है। और देखिए, हम अभी इनसे अगर पूछें, टोटल इनके तकरीबन 1800 दिन है अगर 5 साल इन्हें दिए जाए तो उनमें से ये तकरीबन 800 दिन पूरे कर चुके हैं और इन्होंने वादा किया था 100 दिनों का। अब 100 दिनों में जो इन्होंने करना था, कोई एक काम बता दें जो 800 दिन गुजरने के बावजूद इन्होंने किया है। कोई काम किया नहीं। लेकिन आमिर हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि PTI की हुकूमत में अहलियत नहीं है या नीयत नहीं है? नहीं, नीयत तो छोड़े, सलाहियत भी नहीं है, नीयत भी नहीं। बस इन्हें वो शेरवानी पहनना थी। नहीं, जो हफीज शेख साहब आपके पास थे वही हफीज शेख इनके पास हैं, जो अफजल चंद साहब आपके पास थे वही अफजल चंद इनके पास हैं, इसी तरह जो उमर अयूब साहब पिछली गवर्नमेंट्स में थे वो उमर अयूब इनके पास भी हैं। वो जो सारे पीछे के करप्ट लोग थे वो आज इनके साथ हैं, उसके बावजूद मामलात बेहतरी की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। आमिर हसन, ये सवाल तो आप इनसे पूछे ना कि सारे करप्ट लोग इनके साथ क्यों हैं, लेकिन मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि इमरान खान साहब कहते थे कि अगर 100 शेरों की क़ियादत एक भेड़ करे तो तबाही हो जाती है, लेकिन 100 भेड़ों की क़ियादत तक शेर करे तो अब वजह यही है मेरे ख्याल से कि अब 100 शेरों की क़ियादत कौन है? आसिफ अली जरदारी हो
तो हफीज शेख इकोनॉमी को बेहतर करता है। अगर ये हो तो फिर इकोनॉमी बर्बाद। अमजद इकबाल साहब, आप इस हाइपोथेसिस को बाय करते हैं? जी 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 आमिर साहब जी। अगर आप 72 साल में आप ग्रोथ रेट को नेगेटिव पे ले गए हैं, पहली दफा कौन पूछेगा? कश्मीर का सौदा करके आगे और यहाँ पे टीपू सुल्तान बन के कश्मीर आजाद करवाना चाहते हैं, इनसे कौन पूछेगा? इनकी अपनी खारजा अमूर के ऊपर शहरी मजारी की स्टेटमेंट पढ़ लें, ये नाकामी है। और जो इनकी माशी पॉलिसीज थी उसके ऊपर वजीर आजम साहब ने खुद कह दिया था असद उमर नालायक है, तरीन साहब ने कुछ कहा। तो इनकी तो ये वज़रा एक दूसरे को जो जूतों में दाल बांट रही है, आप उसी से अंदाजा कर रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं है, ये चूं चूं का मुरब्बा। ठीक है आमिर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अमजद इकबाल साहब से पूछेंगे कि आमिर हसन साहब और राहिला जो तनकीद कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, क्या वो तनकीद दुरुस्त है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर। अमजद इकबाल साहब, आपने आमिर हसन साहब की सारी बातें सुनी, राहिला खादिम हुसैन की सारी गुफ्तगू सुनी। एक सहाफ़ी के तौर पर आप समझते हैं कि ये जो तनकीद है अपोजिशन की ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या दुरुस्त है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तनकीद किसी हद तक उनकी दुरुस्त है। उसमें उन्होंने बहरहाल उन्होंने नेगेटिव पॉइंट जो थे, चूंकि वो अपोजिशन की दोनों पार्टियां, आमिर हसन साहब भी और पॉजिटिव पॉइंट्स अगर 2 साल में आप गिनना शुरू करें, मैं ये बहुत थोड़े मिलेंगे आपको, ये बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अब जैसे अभी चीमा साहब कह रहे थे कि जी के करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे थे या तजारती डेफिसिट की बात कर रहे थे, वो उसमें कमी हुई। पाकिस्तान का जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली उस वक्त तकरीबन $20 बिलियन था। अब वो $3 बिलियन रह गया। इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इसकी वजह यह है कि हमने अपनी इंपोर्ट से इस हद तक कम कर दिए, बल्कि एक्सपोर्ट का भी बात कर रहे थे कि जी कि हमारी बड़ी इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट तो हमारी 20% कम हुई है। ये उसकी रीजन आप कोरोना को कह लें या कुछ हालात को कह लें जो इंटरनेशनल है, लेकिन वो कम हुई। लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुई, बहुत बड़ा बर्डन था हमारे ऊपर, ये कम हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी जो बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, देखिए ये सरकारी इदादोशुमार है कि ये चांसेस हैं कि जी के अगले चंद माह के अंदर तकरीबन 20 लाख लोग बेरोजगार होंगे। ये मैं फिगर आपको दे रहा हूं, ये सरकारी मतलब इदारा शुमारियात के मुताबिक है कि जी के ये चांसेस हैं कि अगले चंद माह के अंदर 20 लाख लोग मजीद इसमें बेरोजगार हो सकते हैं। 40 लाख लोग, मतलब ये आप ये देखिए कि पहले से ये 60 लाख लोग चले जाएंगे बेरोजगारों की तादाद। इसी तरह से हम देखते हैं जो हमारी जो खारजा पॉलिसी के हवाले से अभी बात कर रहे थे आमिर हसन साहब भी, कि खारजा पॉलिसी हमारी अबहाम का शिकार है। उसमें हमें कई जगह पे आप कह सकते हैं कि हमें चाइना से जो हमें पैसे मिले और उनके साथ जो हमारे रिलेशन जो हुए वो एक कामयाबी भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया के मामले के ऊपर, जो कश्मीर के मामले पर हमें बहुत सारी, ये नो डाउट के जी के हुकूमत ने मसला को उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, या हम यहाँ पे और रैलियां करते हैं, जो भी जल्द से जुलूस करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लेवल पर कश्मीर के इशू पर हमारा कोई हमनवा नजर नहीं आता हमें कि OIC समेत। और वो सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हम जितना मर्जी कहें वो हमारे डाउनफॉल का शिकार हैं, बल्कि ये कहना चाहिए खराबी की तरफ है। हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे हो जाए, लेकिन उसमें भी जैसे अभी एक उन्होंने हवाला दिया हमें शेरी मजारी की गुफ्तगू का, उन्होंने सारा मलबा वो वजारत खारजा के ऊपर डाला, या उसको कह लें कि PTI के नंबर 2 पर्सन जो शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा बेसिकली उनके ऊपर डाल रहे हैं, नायब चेयरमैन है। तो उसमें देखिए ये चीजें नाकामियां हैं, इनको हमें तस्लीम करना चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए कि ये चीजें क्यों हैं। और उसमें जो बात आती है कि वो जैसे आपने कहा कि जी कि इसमें मुख्तलिफ जगह से टीम लेके, चाहे वो वजीर खजाना हो हमारे, चाहे वो वजीर जो मनसूबाबंदी हो, चाहे वो खारजा हो, वजीर खारजा, मुख्तलिफ जगह से सारे इकट्ठे किए गए ना, और उनमें हम महंगी अब 2 साल हो गए, हो जानी चाहिए थी, जो कि हमें नजर नहीं आती, बल्कि वो खलीज बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छा जमशेद चीमा साहब, ये बताइएगा कि माफिया महंगाई कर देती है, अशराफिया लॉकडाउन कर देती है, हुकूमत क्या करती है? देखें, बेसिकली आप कह लें जितने अच्छे काम होंगे ना इस मुल्क में 5 साल में, या हमारे 2 साल अभी हुए, 3 साल और हैं, जो अच्छे काम होंगे उसका क्रेडिट हमें जाता है, जो बुरे होंगे उसका डिस्क्रेडिट हमें जाता है। सो इसमें तो कोई शक नहीं कि मतलब गवर्नमेंट के होते हुए
जो भी आप कहने को नेगेटिविटी है हम उसके जिम्मेदार हैं, और जो पॉजिटिविटी है उसका क्रेडिट हमें जाता है। हमारी अपोजिशन का काम है कि जो हमारी पॉजिटिविटी है उसका वो हमें क्रेडिट नहीं देते या वो कंसील कर रहे होते हैं। जो नेगेटिविटी उनके अपने दौर में हुई है उसका भी डिस्क्रेडिट हमें देने की कोशिश करें। मसलन जस्ट बात हो रही है, मेरी बहन बार बार बात करेगी बिजली महंगी होगी, बिजली तो आपकी वजह से महंगी, हमने सस्ती कर ली। आज मुझे आप क्रेडिट दें कि हमने आईपीपीज के साथ आईपीपीज की कीमत कम की है। आपने कैपेसिटी आप कह लें कैपेसिटी चार्जेस देते थे, आपका आप कह लें कि ये जो सर्कुलर डेट है बढ़ रहा था और आपका हर प्लांट में शेयर था। यहाँ पे इस मुल्क के साथ जुल्म ये हुआ कि ट्रांसमिशन लाइनें लगी नहीं है, प्लांट लग गए। वजह ये थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अमीर होना था, नवाज शरीफ साहब 2 साल पहले 2 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, आज शहरों में 8 घंटे की हो रही है। अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ जी, मैं गलत कह रहा हूँ। मैं आप कह लें कि फ्रैंकली चूंकि मैं भी लाहौर में रहता हूँ तो मैंने 8 घंटे की नहीं सुनी, कहीं भी नहीं सुनी। यहाँ मैंने कहा शहरों में 8 घंटे की हो रही है, मैं नहीं शहर में बहुत ज्यादा नहीं हो रही ना। मैं सर आप हर बात पे इनकार कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? पहले आप नहीं चलें, आप अगर गलत बात करेंगे चलें ठीक है, आज भी गलत बात आज मुझे चेक करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। देहात में यह है कि मेरे पास 19 मोटरें हैं मेरी जमीन पे लगी हुई हैं, मुझे कोई इशू नहीं आया। ये जो आप कह रहे हैं इसका लोड शेडिंग का नहीं इशू आया, और यहाँ भी फैक्ट्री भी मेरी है, घर भी है, तो ये आप कह रहे हैं लोड शेडिंग जो है नहीं है। अच्छा राहिला आपको मेरी आवाज आ रही है? 8 घंटे लोड शेडिंग नहीं है। राहिला आपको मेरी आवाज आ रही है? राहिला खादिम हुसैन आप मुझे सुन सकती हैं? मुझे लगता है कि राहिला हमारे साथ नहीं। आमिर हसन साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप समझते हैं कि पिछले 2 सालों में रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की हुक्मरानी जो है वो बेहतर हुई है पाकिस्तान में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लाने में कामयाब हुई है किसी हद तक? रूल ऑफ लॉ में थोड़ा सा मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। रूलर्स का जो लॉ है वो डिफरेंट जरूर हुआ है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि तोशा खान से की करप्शन हो गई, जो कि रूल्स पे कानून था। गाड़ी इन्होंने थोड़ा कम पैसों में खरीद ली, अच्छा उस पे ECL में नाम डाल दें, पकड़ लें, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। लेकिन कोई 300 अरब का डाटा डालता है अवाम के जेबों के ऊपर, फिर वजीर आजम साहब और चीफ मिनिस्टर साहब एक कमीशन बनाते हैं, कमीशन उनके नाम लेता है। अच्छा वो जो बड़ी ATM मशीन है ना ECL में नाम आता है, ना कोई उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर है, ना कोई रेफरेंस बनता है, वो भाग जाते हैं। अच्छा फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो पेश होते हैं। आप दूसरों की बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करते हैं बगैर मुकदमे की। आपकी बहन सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना दे के निकलती हैं, उनके अहसासों के बारे में कोई नहीं पूछता कि आपके ये जो SS, हालांकि जुर्माना खुद एतराफ़े जुर्म है जी, ये तरह से जुर्म है। तो बात यह है कि रूल ऑफ लॉ का आप अंदाजा इन चीजों से कर लें। और एक ही प्रोटोकॉल के बड़ा खिलाफ हुआ करते थे, प्रोटोकॉल को तो बड़ा बुरा समझते थे। आज कितना प्रोटोकॉल कौन दे रहा है? नहीं आमिर साहब वो तो सिक्योरिटी है ना। कितने लोग तैनात किए गए हैं, कौन है? इसके बावजूद के वजीर आजम को मूवमेंट तो करते ही नहीं, वो बनी गाला के अंदर वॉक करते हैं और ईद वो जाके एक खास पहाड़ी मुकाम है उधर मनाते हैं और बेगम साहबा के पास घर में तशरीफ फरमा होते हैं, लेकिन वो वजीर आजम तो है। अच्छा आमिर साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, राहिला से भी उनकी इनपुट ले लेते हैं। राहिला आप समझती हैं कि पिछले जी आमिर साहब जी आमिर साहब, ये ट्रेड डेफिसिट के ऊपर अमजद साहब ने बात की और बड़ी माकूल बात की कि ट्रेड डेफिसिट दुनिया के अंदर 2 तरीके हैं काम करने के। एक ट्रेड डेफिसिट कम होता है कि आप एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करें और यही बेहतर तरीका है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इम्पोर्ट्स कम हो। लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाए और इम्पोर्ट्स बिल्कुल मर जाए तो इसका मकसद ये है कि आपके मुल्क के अंदर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, मशीनरी नहीं आ रही कि आपको कोई मशीनरी इम्पोर्ट करना पड़ रही है, और दूसरा आपके अवाम की कैपेसिटी परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, तो वो कांजी कोर्ट की हुई चीज को खरीद नहीं पा रहा। तो इसका भी इन्हें क्रेडिट दे के इनके गले में हाथ डाल दें हुकूमत खानों की, और हम इन्हें कैसे समझाएं? कोई फिगर बता दें जो इनके हक में जाता है, कोई मीशत। चलें आमिर साहब इस पर हम बात करें। मैं चीमा साहब आ रहा हूं आपके पास। राहिला आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी, मैं राहिला ये बताइएगा मैं पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हुआ है, क्या रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन बेहतर हुई है कुछ? देखिए, मैं पिछली गुफ्तगू नहीं सुन सकी, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन आपने इंसाफ की बात की तो यकीन करे इससे ज्यादा जो हमारे ऑडियंस सुन रहे होंगे उनके सामने तो मजाक से ज्यादा हालांकि कुछ लोग अभी भी वजीर आजम के कतर से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। जो मेरे आपसे कहा मजाकिया से तो बात नहीं की जा सकती कि आप ये देखिए कि मैंने तो अपनी बात की शुरुआत इस बात से की थी कि एहतसाब के नाम पर ये किस इंसाफ की बातें कर रहे हैं, किस मुंह से बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, केपीके में सबसे बड़ा ये बात करते हैं एहतसाब कमीशन बनाया और उसको बंद कर दिया, कहते हैं जनाब वहां पे जरूरत ही नहीं है कमीशन बनाने की। उसका जवाब ये आज तक दे पाए कि अरबों रुपए आपने उसके अंदर झोंक दिया, उसका जवाब कौन देगा? कौन भी खजाने से वो पैसा खर्च हुआ और वहां पर जनाब कमीशन को बंद कर दिया गया, उसका जवाब तो इनके पास नहीं है। इन्होंने कहा जी हम डैम बना रहे हैं, पैसा कहाँ गया? वो रखते गए, तो जनाब बताइए वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? इतनी ज्यादा ठीक राहिला, मुझे यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेनी है। आमिर हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम राहिला खादिम हुसैन ने और आमिर हसन ने जो मैक्रो लेवल पर बातें की हैं, मैं अमजद इकबाल साहब से पूछूंगा कि क्या माइक्रो लेवल पर गली मोहल्लों के अंदर भी रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन बेहतर हुई है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। अमजद इकबाल साहब, आमिर हसन साहब ने जो बातें की, राहिला ने जो बातें की, वो सारी मैक्रो लेवल पर थी, लेकिन अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो हम देखते हैं कि नहर के किनारे बहुत से नशेई टीके लगा रहे होते हैं, सरेआम लगा रहे होते हैं, ड्रग्स फरोख्त कर रहे होते हैं, पुलिस वाले उनके सामने से गुजर जाते हैं। ये रूल ऑफ लॉ है अमजद साहब? देखिए, जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा पैमाना हमारे सामने है कि क्या क्राइम रेट, जिसको हम कहते हैं कि जी के थानों में जो पर्चे दर्ज होते थे उनकी तादाद अब कम हो गई है या पहले से बढ़ गई है, वो तो हमें नजर आता है कि बढ़ गई है। क्या चोरियां डकैतियां कम हो गई हैं या बढ़ गई हैं, वो हमें बढ़ी हुई नजर आती हैं। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या लोग अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं। ये मैं नफ्सियाती बात कर रहा हूँ, तो लोग अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं समझते। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ की जिसकी हम बात कर रहे थे वो उस तरह से है नहीं जिस तरह से हम दावा तो कर सकते हैं कि पहले से बेहतर है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है। आपने जो निशानदेही की, मैं वहां से गुजरता हूं, ये पहले एफसी कॉलेज के पुल के ऊपर। जी बिल्कुल, एफसी कॉलेज पे नहीं, आप यहां से शुरू हो जाएं, ये एफसी कॉलेज से, और आप अगर जाएं हरबंसपुरा तक, आपको रास्ते में कम से कम 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आपको जगह जगह ये नशाई बैठे नजर आएंगे। पहले वो सिर्फ शाम को इंजेक्शन लगाते थे अंधेरा होने के बाद, अब आपको 24 आवर्स, और वहां पे सरेआम बिक रहे हैं। ये जी बिल्कुल, वो सरेआम बिक रहे हैं वहां पे और कोई नहीं उनको रोकता। उसकी रीजन शायद ये है कि वो उनको पकड़ के, पुलिस वाले भी कहते हैं हमने अपने गले में इसको, लेकिन उस सप्लाई चेन को तो ट्रेस किया जा सकता है ना। मसला ये है कि सप्लाई चेन को नहीं तोड़ा जा रहा, ना ही उनको रोका जा रहा, और वहां पे वो धड़ल्ले से वो बेचते हैं। राना सनाउल्लाह का केस भी हमारे सामने था। जमशेद चीमा साहब, ये सरेआम लाहौर शहर के अंदर ड्रग्स जो है नहर के किनारे नशेई इस्तेमाल कर रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, सामने से पुलिस गुजर जाती है, क्यों? मैं समझ लूँ कि शायद ये जो आपका ना कि जैसे कहते हैं गान केस हैं ये सारे, तो ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं है। बाकी जो सप्लाई चेन की बात करें, सप्लाई चेन पे डेफिनेटली काम होने वाला है, वो हो भी रहा है, लेकिन ये जो है ना आप कह लें कि ये जो सरेआम वाली बात कर रहे हैं आप, ये गान केस हैं कि मतलब इस हद तक इन्वॉल्व हो गए, एडिक्टेड हो गए कि उसको कोई बंदा भी गले डालेगा तो नहीं, ये लोग कहाँ से ड्रग्स हासिल करते हैं, इस बात का पता लगाना इदारों की जिम्मेदारी है। उन इदारों को आप लोगों की गवर्नमेंट रन करती है, पूछती क्यों नहीं है? मैं इसमें तो हम पूछ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो भी रही है। इसमें जो ये जो बात है राणा साहब ने, अपना अमजद साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि FIR पहले से दर्ज हो रही हैं। हमें डेफिनेटली हमारे थानों, मेरे पास 5 थाने हैं, तो वहाँ FIR ज़्यादा दर्ज हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि हम FIR को डिनाई नहीं करने दे रहे। हमारी इंस्ट्रक्शन पुलिस को यह है कि FIR डिनाई नहीं करनी। फिर चालान जो जमा हो रहे हैं ये तकरीबन 60% ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ये था कि FIR दर्ज हो रही थी, चालान जमा नहीं होता था, हम चालान भी ज़्यादा जमा हो रहे हैं। सो इन 2 बातों का हम प्राइड लेते हैं। बाकी रही थी बात यहाँ पे आप कह लें कि रूल ऑफ लॉ की, इस वक्त यहाँ पे जो कब्जे थे ख़त्म हुए हैं,
क्राइम कम हुआ है, लेकिन FIR यकीनन ज़्यादा हुई है। वो अगर डाटा देखेंगे तो FIR ज़्यादा हुई है, कन्विक्ट भी लोग ज़्यादा हुए हैं। ये जो बात आपने की है इसकी ड्रग्स की, मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी अपनी मीटिंग 2 बार हुई है। मैंने सुना था, कहीं मुझे बताया गया कि 26 पॉइंट है लाहौर में जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो हम पुलिस के साथ इन कंटेक्ट हैं, बात कर रहे हैं कि ये सप्लाई चेन जो है। बाकी ये जो बंदे यहाँ पे आप लेटे हुए हैं, बीमार हैं, बहुत वीक हो चुके हैं, टीके लगाते हैं, गान केसेस हैं, ये मैं आपकी इजाजत से एक फिक्रा सिर्फ कहना चाहता हूँ कि चीमा साहब पिछले 6 माह के अंदर कोई बड़ा ड्रग सप्लायर पकड़ा गया हो लाहौर में? आपको चूंकि ये काम कर रहे हैं ना, आपको आप बताइएगा कि जी कहाँ पे पकड़ा कोई बड़ा? पकड़े जा रहे हैं। ज्वारी पकड़ा जा रहा है, ज्वारियों को उनको तो मैं समझता हूँ सर ज्वारी पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स वाले पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कह रहे बड़े वाली जो बात है ना, बड़े वाली बात, चूंकि आप कह रहे मुझे कोई इतनी इंटरेस्ट नहीं इसमें होती, मेरा तो यह है कि ये 26 पॉइंट मेरे पास नहीं सर, मेरे पास आए, मैं हूँ वेलफेयर विंग में, PTI के जनरल सेक्रेटरी में, मेरे पास आए लोग और उन्होंने कहा जी कि वेलफेयर विंग ये काम करे, और हम गए बाकायदा पुलिस के पास। मतलब 2 बार मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं DIG साहब के साथ। यानी एक आम आदमी के लिए ड्रग्स हासिल करना सिर्फ इतना आसान है जितना आसान डबल रोटी और अंडे खरीदना है। मेरे पास कुछ ज्यादा डिफरेंस ओपिनियन नहीं है मेरे आपके साथ। मैं बात आपकी बात से पार्शियली इत्तेफाक, मतलब काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं और इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। हम अच्छा राहिला, मुझे ये बताइएगा कि जब परवेज इलाही साहब कहते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, जब आप लोग कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ आप लोगों के दर पे है, तो उसके बावजूद आप क्यों इन लोगों के सामने वो एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर नहीं इमर्ज कर पा रहे? वजह क्या है? कि आप लोगों की आपस में इख्तलाफात हैं? राहिला, आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू बोल दिया था। नहीं, मैंने आमिर हसन को शुक्रिया अदा किया था। मुझे अमजद इकबाल साहब ये बताइएगा कि अगर हम सम अप करें इस सारे प्रोग्राम को, तो आप समझते हैं कि अगले 3 सालों में अगर हम यहां से पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन की जानिब जाए, कुछ बेहतरी के आसार देख रहे हैं? ये बेहतरी, सबसे बड़ी बेहतरी तो ये है चूंकि हमने पिछले 4 माह अगर कम से कम कह के बहुत मुश्किल में गुजारे हैं, और बहुत सारी, जैसे आपने GDP का जिक्र किया, और भी बहुत सारे मामला हैं जो हमारे 0 पे चले गए। अब चूंकि वो बढ़ने हैं, जैसे अभी हम तरसीलात का जिक्र कर रहे हैं, तो ये इनके सहारे मैं ये कहता हूं कि ये कोविड-19 के एक बहुत बड़ा इस हवाले से है कि अब चीज़ों ने बेहतर तो होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तरसीलात में इजाफा इसलिए देखा गया कि बकिया जो चैनल्स थे भेजने के रेमिटेंसेस के, वो बंद थे, जिस वजह से अच्छी बात है। सारी गवर्नमेंट ने कोशिश की, नहीं बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है सर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है सर। नहीं, एक्सपोर्ट में पहले भी अर्ज कर रहा हूं कि एक्सपोर्ट 3% बढ़ी है सर, एक्सपोर्ट भी 3% बढ़ी है, इस महीने 3% बढ़ी है, इस महीने भी बढ़ी है, इस महीने में 3% कोविड के दरमियान कम हुई है, उसके बाद बढ़ी है। नहीं, कोविड के दरमियान कम हुई है, उसके बाद बढ़ी है, और कोविड के बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल। इससे पहले राहिला भी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।